ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो शुरू की जो इकोनॉमी की क्लासेस से परिचय वाली थोड़ी सी बोरिंग रहेगी, है ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा उस तरह से बात करेंगे, परिचय वाला, इंट्रोडक्शन वाला। लेकिन आपको होमवर्क करना है थोड़ा। मैंने आपको बता दिया 11th-12th का NCERT एकदम प्राइमरी सोर्स, उसको कर लीजिए। दो तरह की इकोनॉमिक्स बताइए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होगा वो माइक्रो इकोनॉमी इंडिविजुअल लेवल पर जो है, इंडिविजुअल लेवल पर जो चीज़ें होंगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। और कॉम्प्रिहेंसिव जो बर्ड्स आई व्यू होता है ऊपर से, जो आप सबके लिए करने वाले हो, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे कंट्री के लिए जो प्लानिंग होगा वो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमी। पॉवर्टी की बात हो, इन्फ्लेशन की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, मास लेवल पे जो स्कीम्स बनती हैं, मास लेवल पे जो प्लानिंग होती है। तो इकोनॉमी जो है वो उसकी डेफिनेशन, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ होती है उसका अध्ययन, आर्थिक गतिविधियाँ, वही बार्टर एक्सचेंज से लेकर के जो वस्तु विनिमय का समय था उससे लेकर के अभी तक का जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए कई लोग बोलते हैं जहाँ चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब कॉमर्स के हिसाब से, छोटी क्लासेस के हिसाब से, MBA, BBA और ये जो इस प्रकार के कोर्सेस हैं, यहाँ पर जो इकोनॉमी की डेफिनेशन बताई जाती है उससे थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी उससे एक लेवल ऊपर होगी, सोचने का तरीका भी ऊपर होगा। हम लोग अगर उनकी तरह सोचेंगे तो फिर उनको गवर्न कैसे करेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? आपको तो उनको एडमिनिस्ट्रेट करना है, उनको गाइड करना है, उनको चलाना है, उनका मैनेजमेंट करना है। तो जो इकोनॉमी के प्रोफेसर सोचते हैं, इकोनॉमी के स्टूडेंट सोचते हैं स्कूल कॉलेज में, BA में, MA में, फिर जो BBA वाले सोचते हैं, MBA वाले सोचते हैं, मैनेजमेंट वाले और भी दूसरे लोग जो सोचते हैं, फिर जो कॉमर्स पढ़ते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, ऐसे लोग जो सोचते हैं, उनसे थोड़ा सा आपका डिफरेंट जाएगा। बस ये है कि माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे एक दुकानदार के लिए ग्राहक होता है और एक दुकानदार की पत्नी होती है या बच्चे होते हैं। तो घर से चाय पत्ती लेने के लिए कोई आया है और घर से कोई शुगर लेने, चीनी लेने के लिए अगर दुकान पे आया और उसकी पत्नी लेने आई या उसका बच्चा लेने आया तो उसका बिहेवियर अलग होता है ना। और अगर कोई ग्राहक आया तो उसका बिहेवियर, उसके प्रति बिहेवियर अलग होगा। वो उनसे पैसे लेगा, गिनेगा, फिर बराबर तोल करके फिर देगा, या वही डिब्बा देगा जो उतने पैसे में आता है। लेकिन घर वालों को तो कोई सा भी पकड़ा सकता है क्योंकि उसके खुद के घर पे जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन और वो जो दूसरे लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं, बैंकिंग वाले, कॉमर्स वाले, मैनेजमेंट वाले, उनकी इकोनॉमिक्स ग्राहकों जैसी है कि दुकानदार और ग्राहक का जो संबंध होता है उस तरह से उनकी पढ़ाई होती है। आपकी होगी अपने घर के लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, एक तरह से इम्पैथी, सिंपैथी और उसके साथ एथिक्स के साथ, इसलिए आपकी इकोनॉमी पूरी डिफरेंट होगी। बात समझ में आई ना। इंडियन इकोनॉमी ज़रूर है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की किताब, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर जो क्लास में पढ़ाता है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सिविल सर्विसेज का इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ आपके बच्चों की तरह वो प्रजा जो है, यहाँ जो लोग हैं नागरिक, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आप देखते हो ना, कौन सा योजना बनाई है सरकार ने, पब्लिक सर्विस गारंटी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम। आप लोक सेवा आयोग में जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए और आप लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं,
तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम, यानी कि लोक सेवा आपको किसी भी कीमत पर देनी है। अगर आपने लोक सेवा नहीं दी तो आपको जेल जाना होगा या जुर्माना देना होगा 25,000 50,000। इसका मतलब वो सर्विस आपको उसे देना ही है, वो जिम्मेदारी है आपकी। उस भाव से इकोनॉमिक्स बनी है। सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसमें जो फॉर्मेट होगा वो वैसा नहीं होता, वो आंकड़े होते हैं। उनके लिए इकोनॉमी आंकड़े होते हैं, डिजिट्स, आंकड़ों का खेल है। आपके लिए आंकड़ों का खेल नहीं है। इसलिए सरकारों में भी अंतर आता है, अभी मैं आऊंगा। इकोनॉमिक्स दोनों तरह की है। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज? पीडीएस तो कोई अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि पीडीएस में तो सरकार ने गेहूं जो है वो 20 रुपए में खरीदा या 15 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में दे दिया, या 3 रुपए में दे दिया, या 2 रुपए में दे दिया, या फ्री में ही दे दिया। तो ये तो लुटाना हुआ। ये तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। कुछ बात समझ में आई ना? अब तो पीडीएस है आपके सिलेबस में, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फेयर प्राइस शॉप पे जब आप जाते हैं, उचित मूल्य की दुकान पे, तो क्या होता है? अनाज फ्री में मिलता है एक तरह से, या बहुत कम पैसे में मिलता है, खैरात में ही मिलता है एक तरह से। तो क्या वो गलत है? इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का पालन तो वो नहीं करता, क्योंकि घाटे के लिए तो कोई भी इकोनॉमिक व्यवहार नहीं होता। लेकिन हर चीज जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस तरह से नहीं देखी जाती। इकोनॉमिक्स के उन सिद्धांतों का पालन उस तरह से नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन, समझिए। इसलिए मैं जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उसमें जीवंतता होगी। लिविंग इकोनॉमिक्स कह सकते हैं उसको, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो आपकी इकोनॉमिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अभी तमाम जो है इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ जो है पढ़ाते ना सिविल सर्विसेज का, तो वो सब कचरा करके चले जाते हैं, उसके दिमाग में वो सब घुस जाता है। तभी तो सोशल मीडिया पे ऐसे, व्हाट्सएप पे आप ऐसे मैसेजेस देखते हो। और हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार मजे लेके बोलते ना कि रेवड़ी कल्चर बंद करना पड़ेगा। ये रेवड़ियां हैं, फ्री में बांट रहे हैं। रेवड़ी नहीं होता, ये जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी रेवड़ी नहीं होती। कोई छोटा बच्चा है, अभी उसको पढ़ने की ज़रूरत है, कॉलेज की फीस की ज़रूरत है, स्कूल की फीस की ज़रूरत है, तो बाप ये नहीं कह सकता है कि तुम फ्री का खा रहे हो। कुछ मूर्ख पिता होते हैं, वो पीटने लगते हैं अपने बच्चे को, उलाहने देने लगते हैं, गाली देने लगते हैं कि तुम 15 साल के हो गए, फोकट का खा रहे हो, कुछ काम नहीं करते। ये मूर्खता है। ये रेवड़ी कहना, ये वही रेवड़ी बोल रहा है। तो ऐसी चीज़ों को रेवड़ी नहीं कहा जाता। ये सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, पॉलिटिकल जिम्मेदारियां, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ तो बहुत सारे पार्टियां जो है उम्मीदवारी के लिए तय कर रखा है, कई लोग उम्मीदवार बने हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपसे अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती तो मत निभाओ, कोई दूसरा निभाएगा, वो इन शर्तों को पूरा करेगा। पिता तो बदल नहीं सकते, नेता तो बदल सकते हैं, पिता तो वही रहेगा, चाहे वो कोई मदद करे चाहे ना करे। पढ़ाई में मदद करे तब भी, नहीं करे तब भी, खाना खिलाए तब भी पिता वही रहेगा, नहीं खिलाएगा तब भी रहेगा। रिश्तेदार खिलाएंगे, समाज के दूसरे लोग खिलाएंगे। ये तो व्यवस्था है ना, हम लोगों ने तय किया हुआ है ना, हमने तय किया हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसी को कहा जाता है सामाजिक समझौता, कि तमीज से रहेंगे, कोई किसी को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा, सब लोग एक तमीज से रहेंगे, समझौते के तहत रहेंगे। सब लोगों को कमाई का अधिकार है, जिसको कमाना है, जितना कमाना है कमाए, सरकार को टैक्स दे, सरकार फिर उन लोगों का पेट भरे जो नहीं कमा पा रहे हैं, उनका पेट भरे। ये एक व्यवस्था है। और आप इस व्यवस्था को भंग करोगे तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगा। फिर उस आदमी को छूट मिल जाएगी कि वो रात में किसी की दुकान लूट ले, किसी का मकान लूट ले। फिर पुलिस थोड़ी बचाने आएगी, पुलिस तो पब्लिक के पैसे से बचाने के लिए आ रही ना। पुलिस के पास जो एफआईआर कराते हो, रात में जो पुलिस गश्त लगाती है, उसकी सैलरी तो पब्लिक के पैसे से मिल रही है। बात समझ में आई ना? तो फिर पब्लिक के पैसे से मिल रही है और आपकी सुरक्षा हो रही है, तो आपकी कमाई का एक अंश जो है उसमें जाना चाहिए पब्लिक की भलाई के लिए, टैक्स के रूप में।
और सरकार को उन लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए, नहीं तो भूखी जनता जो है लूटपाट करेगी और फिर पुलिस भी बचाने नहीं आएगी। तो ये सारी व्यवस्था है कि नेता को पैसा मिलेगा, नेता को भी सैलरी मिलेगी, प्रधानमंत्री भी बहुत महंगे हवाई जहाज में घूमेंगे। नहीं तो प्रधानमंत्री जैसे लोगों की इनकी इतनी योग्यता तो है नहीं कि इनको इतना महंगा हवाई जहाज दे दिया जाए। पढ़ाई लिखाई कोई है नहीं, अस्तित्व कोई है नहीं, दिमाग है नहीं, तो फिर इतनी बड़ी फ़ायदा कैसे दे दिया जाए। आप अवेलेबल कराओगे, जिनके पास रिसोर्सेज कम है तो इकोनॉमी पड़ी ही इसलिए जाती है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और मांगने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इसी को बोलते हैं इकोनॉमी। इसकी स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों होती है, आ गया समझ में? स्रोत बहुत कम, रिसोर्सेज बहुत कम, संसाधन, यहां स्रोत नहीं संसाधन, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, संसाधन नहीं है और मांगने वाले लोग बहुत हैं, डिमांड बहुत है। तो ये होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के दो सिद्धांत हैं जो हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दो तरह के इकोनॉमिक्स बात की जाती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जाकर के डेफिनेशंस अच्छे से लिखिएगा, विकिपीडिया पे मिल जाएगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट इज, क्या है, एग्जैक्ट फैक्चुअल इकोनॉमिक्स, व्हाट इज। तो व्हाट इज में तो सिंपल है कि किसान अपनी फसल जो है 15 रुपए 20 रुपए किलो में बेच रहा है, चाहे वो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखें चाहे ना रखें, जैसा भी है। एमएसपी रखते हैं तब भी और वैसे भी मंडी से भी खरीदते हैं तो भी लगभग 15 से 20 रुपए में नॉर्मल। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज, क्या है, एग्जैक्ट फैक्चुअल क्या है। तो फैक्ट तो ये है व्हाट इज कि वो महंगा बेच रहा है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलता है कि व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए। तो फिर पीडीएस होना चाहिए, चाहे वो 15 रुपए में खरीदा गया हो अनाज, 5 रुपए में बिकना चाहिए क्योंकि सामने वाला गरीब है। तो ये जो वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी आती है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमी कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। नॉर्मेटिव, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या निष्कर्ष निकल कर के आना चाहिए, करना क्या है, एक्शन में क्या लेके आना है। वेलफेयरिस्टिक, नॉर्मेटिव। राज्य जो चलते हैं वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे चलते हैं। आप वो तो कह देगा ना वाकई में कैसे कर सकते हैं, हमने चूंकि 1 करोड़ वैक्सीन बनाई है तो सबको कैसे लगा सकते हैं। तो फिर ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया, सोशल डार्विनिज्म हो गया है, तो सामाजिक डार्विनवाद हो गया। समाज में जो पावरफुल होगा वो वैक्सीन लगा लेगा, जो नहीं होगा वो नहीं लगा पाएगा। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन आप करवाओगे जरूरतमंद के हिसाब से। भारत में इतने समर्थ लोग भी हैं कि अमेरिका जाकर के वैक्सीन लगवा के आ सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। तो ऐसे लोगों को छोड़ दो, वो अमेरिका जाके लगवा के आए। कुछ लोग जो खरीद के लगवा सकते हैं उनको खरीद के लगवाना चाहिए, लेकिन ऐसे में बीमारी बहुत फैल जाएगी, इसीलिए वो सबको वैक्सीन फ्री दिया गया और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया और सभी जगह अवेलेबल कराए। लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम हो तो फिर उसका सिस्टमेटिक प्रायोरिटी के आधार पर उन लोगों को मिलेगा जो खरीद नहीं सकते, जो बाहर जाके नहीं लगवा सकते, तो सरकार को इसकी व्यवस्था करनी पड़े। ये कहलाएगा नॉर्मेटिव। लेकिन वो बोलेगा कि नहीं, फैक्चुअल ये है कि लोग इतने हैं और इतनी अवेलेबल है और इतने की है, तो बिकेगी। फिर ऐसे ही अनाज जो है जिसके पास 20 रुपए हो 1 किलो खरीद ले, नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो फैक्ट ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सच बात है। व्हाट इज मतलब है क्या। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, जिसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, वो है व्हाट इज, फैक्चुअल, फैक्ट्स के हिसाब से। लेकिन उससे सत्ता नहीं चलती, उससे सरकारें नहीं चलती।
उसके लिए तो आपको फ्री देना ही पड़ेगा। उसको फ्री बीज बोल देते हैं लोग। हाँ, कुछ जगह फ्री बीज गलत हो गया, जैसे कलर टेलीविज़न बांटना या चुनाव के लिए फ्रीज बांटना या इस टाइप की चीज़ें करना। लेकिन कलर टेलीविज़न भी वो लोग कहाँ देख पाएंगे जिन्होंने टेलीविज़न कभी खरीदना ही नहीं, और इन दिनों में टेलीविज़न का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है मान लिया जाए, और सस्ते भी बहुत आने लगे, तो उनके घर में कलर टेलीविज़न पे तो एजुकेशन के प्रोग्राम भी होते हैं, बच्चे भी देखेंगे, घर वाले भी देखते हैं। और अगर टेलीविज़न का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और बहुत ही सस्ते हैं तो ऐसे में फ्री में बांट दिया तो भी वो कोई ऐसा तो है नहीं कि करोड़पति हो गया या शेयर बाजार में लिस्टेड हो जाएगा, अडानी अंबानी के बाद उन्हीं का नंबर आने लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। उसे होगा क्या? फिर भी उसकी आलोचना होती है, ऐसी फ्री बीज की आलोचना होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को समझिएगा। इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ रिसोर्सेज बहुत कम, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कौन सी? पॉजिटिव नहीं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जो जब हम बोलते हैं कि ये दक्षिणपंथी सरकारें हैं और ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, तो जो अल्ट्रा राइटिस्ट होते हैं, राइटिस्ट होना इतना बुरा नहीं है लेकिन अल्ट्रा राइटिस्ट होना बुरी चीज हो जाती है। धूर दक्षिणपंथी जिसको कहते हैं, धूर दक्षिणपंथी मतलब अल्ट्रा राइटिस्ट, यानी कि जो घड़ी को उसी दिशा में घुमाना चाहते हैं। तो वामपंथी होना ठीक होता है? नहीं, वामपंथी एकदम उल्टा घुमाना चाहते हैं, यानी कि उसको वो एक तरह से फिर वो निकम्मा बना देते हैं। वामपंथी सोच जो होती है कट्टर वाली, साधारण वामपंथी सोच जो है वो समाजवादी सोच कहलाती है। साधारण वामपंथी जो होता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी जो लेफ्टिस्ट है, वो है सोशलिज्म, समाजवाद। ठीक है, वो नफरत नहीं करता। समाजवाद में अमीर आदमी से नफरत नहीं होती, लेकिन लेफ्टिस्ट जो होता है एकदम कट्टर वाला, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, वो अल्ट्रा वाला जो होता है वो क्या करता है? वो नफरत करता है, अमीर आदमी से नफरत करता है, वो अमीर आदमी को नष्ट करना चाहता है। तो समाजवाद अमीर आदमी को नष्ट नहीं करना चाहता। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो हर जगह इकोनॉमी का मतलब या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब पैसे का लेन देन, वस्तुओं का लेन देन, वो नहीं होता। लेकिन एक वर्ड जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है रेशनल होना चाहिए। जो लेन देन है वो कैसा होना चाहिए? रेशनल, तार्किक होना चाहिए। अगर रैशनैलिटी उसके अंदर है तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। रैशनैलिटी का मतलब जैसे किसी ने सब्जी की दुकान दिन में 2 बजे लगाई, तब वो भिंडी 30 रुपए किलो दे रहा था या 40 रुपए किलो दे रहा था, क्योंकि इस समय 10 रुपए किलो में नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसकी खरीद 25 रुपए की, 30 रुपए की, तो वो 40 रुपए में, 50 रुपए में बेच रहा है। तो दिन के 2 बजे जब वो दुकान लगा रहा है तो ये जो एक्टिविटी है ये रैशनल है, क्योंकि दिन का 2 बजा है, अभी पूरा मार्केट चलेगा, शाम के समय मार्केट पीक रहेगा। लेकिन रात को 11 बजे जो बची कुची भिंडी है, हो सकता 5 रुपए में या 10 रुपए में मिल जाए 1 किलो में। वो इसलिए मिल जाए क्योंकि ऐसा कचरा अगर घर पे ले जाएंगे तो फिर खराब हो जाएगा। टमाटर तो खास करके खराब हो जाते हैं 1 आध दिन में, गर्मी के दिनों में, तो हो सकता है वो कौड़ियों के दाम दे के चला जाए। तो ये बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी एक समझदारी है, क्योंकि घर ले जा करके तो वो खराब ही होना है। तो उसको बोलेंगे रैशनल बिहेवियर। ठीक है, तार्किक बिहेवियर है, वो तर्क की कसौटी पे खरा उतरता है। तो ऐसा लेन देन, ऐसी खरीदी बिक्री जो कि तर्क की कसौटी पे खरी उतरती है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है, और उसका अध्ययन जो है वो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो जब लेन देन के व्यवहार की बात आती है तो ये जो रैशनैलिटी वाली बात है ये यूपीएससी वाले खास करके यूज करेंगे। ऑर्डिनरी लोग बोलते नहीं, जहाँ खरीदा और बेचा जाता है वो मार्केट है, और उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, क्योंकि मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और उसी को बाजार कहा जाता है। तो वहाँ परिभाषाएं बहुत प्लेन होती हैं। हमारे यहाँ परिभाषाएं सिंपैथी, इम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, सोशल एथिकल डायलेमा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और रैशनैलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, वो चीज़ें लीगल है कि नहीं है,
रूल ऑफ लॉ के हिसाब से है कि नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक विजडम तैयार होता है। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम कह सकते हैं, प्रशासनिक बुद्धिमत्ता। उस प्रशासनिक बुद्धिमत्ता के आधार पर डेफिनेशंस बनाई जानी चाहिए, ठीक है। इसलिए सिविल सर्विसेज की जब ये सारी जो लैंग्वेज होती है इकोनॉमी की, खास करके जब आप आर्टिकल पढ़ते हो इंडियन एक्सप्रेस के और द हिंदू के, तब वो लैंग्वेज वैसी आती है, सिविल सर्विसेज वाली लैंग्वेज आती है इसमें आर्टिकल में। इसलिए आपको जब कहेंगे कि एक होता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर हैं वो जो प्रोडक्शन करते हैं, और वो जो है मैन्युफैक्चरर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, कैपिटल इंटेंसिव है तो कैपिटलिस्ट भी हैं, या फिर वो अगर इंडस्ट्रीज चला रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उद्योगपति। तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, कैपिटलिस्ट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो मशीन में इनमें सब में पैसा लगाते हैं, लेबर का पैसा भुगतते हैं, लैंड खरीदते हैं किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए। तो एक वर्ग वो हो गया, और दूसरा वो वर्ग हो गया जिसको हम नागरिक कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, लोग कहते हैं। हम कहते हैं पीपल है, लोग हैं, ये सिटीजन्स हैं, ये बायर्स हैं, यानी ये खरीदते हैं, या ये डिमांड जनरेट करते हैं, इनकी मांग होती है, मांग वो सप्लाई करते हैं, इनकी मांग तैयार होती है। लेकिन यहाँ एप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा वो होगा हाउस होल्ड, गृहस्थी, परिवार। ध्यान रखिए, थोड़ी सी लैंग्वेज सिविल सर्विसेज की लैंग्वेज बनाइए। आम लोग जो पढ़ते हैं, मैं इकोनॉमिक्स देखता हूँ, बहुत आम लोग जो कॉमर्स वाले, और मैं कॉलेज में प्रोफेसर था तब भी देखता था, उन लोगों की लैंग्वेज बहुत ओछी और बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट की तरह होता है। इसलिए आपने मुन्ना भाई MBBS वाली जो वो मूवी देखी थी, उसमें वो उसको ऑब्जेक्ट बोलता है ये ऑब्जेक्ट है, ये एक तरह से वस्तु है, ये वो बोलता है इसका कोई आनंद भाई नाम होता है ना उसका, वो जो घायल होता है और फिर बाद में कोमा में चला जाता है, मूवी अगर आपने देखी हो तो उसके लिए वो बोलता है कि ये एक तरह से एक आर्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, ये फलाना है। उसने कहा इसका कोई नाम नहीं है क्या? यानी वही सिंपैथी, एम्पैथी, कौन? भाई दुकानदार जो है, दुकानदार के यहाँ अगर कोई खरीदने आया तो बोलता है ग्राहक है, क्या बोलते हैं वो? ग्राहक। लेकिन दवाई लेने के लिए आया तो भी मेडिकल की दुकान वाला यही बोलता है ग्राहक है। लेकिन कोई अपनी माँ के लिए दवाई लेने जा रहा है तो वो तो किसी का बेटा है ना, तो वो बेटा है, वो जो दवाई लेने आया वो कौन है? बेटा है, क्योंकि उसकी माँ के लिए ले जा रहा है। और कोई पिता अपने बच्चे के लिए दवाई ले जा रहा है तो वो आपके यहाँ जो खड़ा है वो ग्राहक नहीं है, वो पिता है, क्योंकि वो बच्चे की खांसी की दवाई ले जा रहा है। तो वहाँ पिता खड़ा है, ग्राहक नहीं खड़ा है। तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। एम्पैथी और सिंपैथी जब आ जाएगी तो फिर आपकी इकोनॉमिक्स बदल जाएगी। आपको उसमें माँ दिखेगी, उसमें बेटा दिखेगा, उसमें पिता दिखेगा, और तब आपका जो बिहेवियर होगा वो बड़ा सिंपैथाइज होगा, मतलब अलग टाइप का होगा। आप उससे बात अलग तरीके से करेंगे। वो पूछेगा कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप मेरे को लिख के दे देंगे ये कैसे लेनी है, ये मतलब मेरा बच्चा देख लेगा। तो उसको लिख के भी देना चाहिए दवाई वाले को, नहीं तो वो चिढ़ेगा। हो सकता है उसको भगा दे, कहीं दूसरी जगह से ले लेना, भागो यहाँ से। और उस समय बारिश हो रही हो रात में, और आखिरी दुकान थी और वो भी बंद होने वाली हो, तो सिचुएशन समझ रहे हैं ना। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स में जब ये सब मानवीय संवेदनाएं आ जाएंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट बिल्कुल डिफरेंट चीज है। और तभी तो एक व्यापारी किस्म का आदमी, जब व्यापारी आदमी या बैंक का कर्मचारी जब इस फील्ड में आता है तो पब्लिक सर्विस नहीं कर पाता, क्योंकि वो नोट गिनने का आदी है, वो डिजिट्स लिखने का आदी है। तो पढ़ाई किस तरह से हुई है, किस एंगल से हुई है, आपके टीचर ने आपके अंदर कॉम्पिटिशन दिया है कि नहीं, वो इनपुट्स हैं कि नहीं, आपका सोशलाइजेशन कैसा है, आपके माता पिता ने आपको वो संस्कार दिए कि नहीं, उसके आधार पे आपसे पब्लिक सर्विस होगी। इसलिए तो 4th पेपर रखा है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो जैसे कोई बैंक से रिटायर होकर के गायत्री शक्तिपीठ पे यहाँ कोई बैठा हो और जिंदगी भर जिसने दुकान पे बैठा हो और व्यापार किया हो, बस
वो आदमी जब यहाँ नीचे बैठता है तो उसका बिहेवियर हमारे प्रति बिल्कुल अलग होता है। वो हमको बेवकूफ़ मानता है, वो हमको बोलता है इन सबसे अगर 500 रुपये भी ले लिया जाए तो ये बच्चे दे सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क करने का क्या तरीका है, इनसे 500 रुपया तो लिया ही जा सकता है। उसका दिमाग लगता है कि वो जब यहाँ तो अभी तो आप लोग कम हो, पहले जब 400-500 बच्चे होते थे तब वो जब निकलते थे यहाँ से और बाहर जब बाइक रोड तक बाइक्स खड़ी रहती थी बाहर पार्किंग में, तब वो इतने बच्चे जब रहते थे तो वो काउंट करता था। मतलब जैसे सिनेमा हॉल से निकलते हैं या ऐसे तो लोग काउंट करते हैं ना, मतलब कितने लोग हैं, तो वो काउंट करता था, ये तो बहुत ज़्यादा है। एक एक बच्चे से अगर 500 भी लिया जाए तो इतने 1000 रुपये हो गए। आखिर यहाँ पंखा चलता है, यहाँ ट्यूबलाइट चलती है, कई बार कुर्सी टूट जाती है तो नई कुर्सी आएगी, तो वो हिसाब लगाने लगता है। जबकि ये मंदिर है और यहाँ जनता पैसे डालती है दान पेटी में, और ये जन जागरण का केंद्र है और ये बहुत सिंपल है। वाकई में इसका सही उपयोग तो हम ही कर रहे हैं, केवल पूजा पाठ के उद्देश्य तो गुरुजी ने बनाया नहीं। उनका तो उद्देश्य यही था कि जन जागरण बना रहे, लोग लाभान्वित हों, समाज को फायदा हो, तो उस उद्देश्य को तो हम पूरा कर रहे हैं। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उन्हीं आदर्शों के लिए तो चंदा दिया गया। लेकिन माइंडसेट बता रहा हूं मैं आपको, जिंदगी भर आपने क्या काम किया, किस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे थे, आपको पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, आपके टीचर ने आपको कैसी शिक्षाएं दी, आपके माता पिता ने आपको क्या संस्कार दिए, उसके आधार पे आपका डिसीजन मेकिंग होगा। डिसीजन मेकिंग आप तब करोगे। तो हमने कहा नहीं, वो फिर एक एक आदमी से 500 रुपये पकड़ना, मतलब कहीं न कहीं रसीद देना पड़ेगी, रसीद नहीं देना पड़ेगी तो नीचे किसी को खड़ा करना पड़ेगा, या फिर एक काउंटर बनाना पड़ेगा जहाँ से एडमिशन लेकर के कोई आए, रसीद दिखाए, फिर बैठे। और फिर जब इस प्रकार से पैसे लेते हुए दिखेंगे तो फिर निःशुल्क हुआ कहाँ? निःशुल्क वाली तो बात आप कर ही नहीं सकते। बोले नहीं, लेकिन वो इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो करना ही चाहिए। मैंने कहा लेकिन हम उस एक्टिविटी को करना ही नहीं चाहते ना, हम नहीं करना चाहते उस एक्टिविटी को, हम वैसा चालू ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे हो क्या जाएगा, कितना आ जाएगा उससे। बोले नहीं फिर भी काफ़ी हो जाएगा। हमने कहा तुम आज के बाद बात मत करना हमसे, नहीं तो हम किसी न किसी चक्कर में तुमको जेल भिजवा देंगे फिर, क्योंकि तुम्हारे जैसा गंदा आदमी कुछ न कुछ तो उखाड़ पछाड़ तुमने जिंदगी में की होगी, तुम्हारा रिकॉर्ड निकलवाएंगे। क्योंकि ये बदमाश आदमी के अंदर ही ये खुरापात आ सकती है, सच्चे आदमी में नहीं आ सकती, क्योंकि वो इस देश का नागरिक है और यहाँ के बच्चों से भी उसको प्यार है, और यहाँ अच्छे नागरिक बन रहे हैं, अच्छे बच्चे बन रहे हैं, और समाज को अगर अच्छे अधिकारी मिलेंगे तो वैसे ही भला कर देंगे। गायत्री परिवार का भी करेंगे, सबका करेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो ये एक उदाहरण से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भी आपको राय देने वाले मिल जाएंगे। और अगर मैं भी वैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और उसी लैंग्वेज में बात करूंगा तो आप आपके ऑफिस में जो कोई पिछड़ा हुआ व्यक्ति आएगा तो आप उसको कहोगे कि कोई विकलांग है और खड़े नहीं रहा जा रहा, और किसी की उम्र 65 साल है, आप कहोगे लाइन में लगो, सब लाइन से आ रहे हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन कमजोर आदमी को जो लाइन में खड़ा नहीं रह सकता, ठीक से खड़ा रहते बन नहीं रहा है, एज ज़्यादा है उसकी, ऐसे आदमी को आप कहोगे इधर आ जाइए। बताइए आपको क्या, आप सबसे पहले बैठिए। इसलिए आप सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखते हो ना, कलेक्टर ने उसको सीढ़ी पे बैठ करके उसकी समस्या पूछी, या जहां वो खड़ा था वहां जाकर के उससे समस्या पूछी जन सुनवाई में, ढेरों लाइक्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है उसको पसंद करता है कॉम्पैशन को, कि अगर किसी व्यक्ति में दया है, किसी व्यक्ति में करुणा है, किसी में अगर वेलफेयर करने की उस प्रकार की इच्छा है तो उसको सब लोग पसंद करते हैं। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे वो बतख के बच्चों को कोई सड़क पार कराता है, कार रोक करके, डक के जो बच्चे हैं उनको सबको लाइन से सड़क पार करवा रहा है, उस पर करोड़ों लाइक्स आ जाते हैं, लाखों की संख्या में वहाँ लोग लाइक्स करते हैं, कमेंट करते हैं अच्छे कि ये तो बहुत ही जोरदार चीज़ हो गई। तो हम यही अपेक्षा तो आपसे कर रहे हैं, हम तो वही तो बोल रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सिंपल सी चीज, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो शासन तो उसी से चलेगा ना, उसको आप रेवड़ी थोड़ी बोल सकते हैं, ठीक है? वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव नॉर्मेटिव तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड, व्हाट इज नहीं, व्हाट शुड, उस पे जाइए। व्हाट इज में तो आप परफेक्ट हैं, फैक्चुअल वाले में तो आप परफेक्ट हैं, पास हो गए, बिल्कुल सही है।
तभी तो किसी आदमी को सड़क पार करवाना हो, किसी की मदद करनी हो, कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो गया, कोई गिरा हुआ है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो बोला मैंने थोड़ी एक्सीडेंट किया है। तो हाँ, जब मुझे तो वहाँ समय पे ऑफिस पहुंचना ना, मेरे बॉस को मैं ये थोड़ी बोल सकता है कि मैं छोड़ने चला गया था किसी को ऑफिस। ये बात भी बिल्कुल सही है, बॉस इस चीज़ को नहीं सुनेगा, वो तो टाइम पे आपको ऑफिस में देखना चाहेगा, ये बात भी सही है। और मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी, ये बात भी सही है कि आपकी गाड़ी खून में हो जाएगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जितनी भी बातें वो गिनाता है वो तो सारी बातें सही है, व्हाट इज एग्जैक्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन होना क्या चाहिए था, ये तो बहाने। आप एक अच्छा आदमी तो उनको बहाना बताएगा कि ये सब बहाने हैं, अच्छा काम नहीं करने के बहाने हैं, क्योंकि आप भलाई का काम ही नहीं करना चाहते, उसके बहाने हैं। तो लेकिन जिसकी नौकरी ही भलाई के लिए लगी हो, एक विभाग हो ऐसा प्रशासन का, और आप प्रशासनिक अधिकारी बने हो और लोक सेवा आयोग ने आपका इंटरव्यू लिया है, परीक्षा ली है, और आप अपने आप को पब्लिक सर्वेंट बोलते हो कि मैं सेवा करने के लिए आना चाहता हूं, और बाकायदा आपने तैयारी की हो, और उसके बावजूद आप ये सब न करें। सेवा करना ही आपका काम है और सेवा करने के लिए ही नौकरी में लग रहे हो और आवेदन दिया है आपने, तो फिर तो आपको ये करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो आपका जॉब है, सेवा करना आपका जॉब है। एक आम आदमी कहे कि मुझे इस मरीज का ड्रेसिंग नहीं करना है क्योंकि इसमें से बहुत बदबू आ रही है, इसमें से पीप निकल रहा है, इसमें गंदगी है, मैं इसे साफ नहीं करूंगा, मैं ड्रेसिंग नहीं करूंगा। लेकिन डॉक्टर और या जो कंपाउंडर नर्स है उसको तो वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो जॉब है, उसकी तो ट्रेनिंग हुई है, उसको तो सैलरी इसी बात की मिलती है कि वो गंदगी को साफ करेगी और उसको या करेगा और उसको पट्टी करेगी, वो तो उसकी ड्यूटी है ना। तो आपसे कौन सी इकोनॉमिक्स की बात की जाएगी, इसी की जाएगी। आपको कोई इसी दुकान पे थोड़ी बैठना है प्रॉफिट कमाने के लिए, आपको कोई इंडस्ट्री थोड़ी चलानी है कोई प्रॉफिट के लिए। सरकार का काम प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, सरकार का काम ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, सरकार का काम सेवा करना है। प्रॉफिट की बात कहां से आ गई, लॉस की बात कहां से आ गई। जैसे घर परिवार में माता पिता की सेवा करना और ये सब प्रॉफिट लॉस से जुड़ी हुई चीजें नहीं है, इसी तरह से बच्चों की केयर करना, उनको पढ़ाना और उनको आगे बढ़ाना, ये प्रॉफिट लॉस से जुड़ी हुई चीजें नहीं है। नहीं तो पिता तो बोलते मैंने पढ़ाई में इतना लगाया, इतने में यदि मैं एक प्लॉट खरीदता तो वो 1 करोड़ का हो जाता, और तुम्हारे ऊपर मैंने लगा दिया तो फिर ये तो ताने सुन सुन के वो मर ही जाएगा बच्चा। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये थोड़ी होता है। आपकी ड्यूटी है कि हम आपकी संतान है और आप कमाते हो और आप बड़े हो, इसलिए आपको पढ़ाना है। ऐसी बातें थोड़ी कर सकते, तो पागलपन है, इसको परिवार थोड़ी कहते हैं। इसलिए हाउस होल्ड, यहां टर्म क्या आएगी, कंज्यूमर टर्म नहीं आएगी, सिटीजन नहीं आएगी। जब भी कभी आप कहोगे कि डिमांड कहां से जनरेट होती है, लॉ ऑफ डिमांड की बात जब करोगे, तो डिमांड जनरेट होती है हाउस होल्ड से, क्योंकि हाउस होल्ड खाना खाता है, परिवार खाना खिलाता है, परिवार खाना खाता है, परिवार खाना बनाता है, कपड़े लाता है, परिवार शिक्षा दिलाता है। तो डिमांड जनरेट कहाँ से होती है, हाँ वहाँ आप चाहे जो बोल दो, जो डिमांड की सप्लाई कर रहा है उसको आप चाहे जो बोल दो, मैन्युफैक्चरर बोल दो, प्रोड्यूसर बोल दो, कैपिटलिस्ट बोल दो, इंडस्ट्रियलिस्ट बोल दो, जो बोलना है बोल दो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर क्या बोलोगे, परिवार, गृहस्थी, हाउस होल्ड। तो वर्ड समझ में आ रहा है आपको। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का भाव मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। भावनात्मक इकोनॉमी इमोशनल वाला हो गया है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है या इमोशनल इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स को इमोशनल बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत रूड सब्जेक्ट है, बहुत कठोर दिल वाला सब्जेक्ट। सीधा प्रॉफिट लॉस की बात करता है, प्रॉफिट लॉस के सिवा और कुछ नहीं। प्रॉफिट हो रहा है मतलब गुड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लॉस है मतलब ठीक ठाक नहीं है, आपका गणित ठीक नहीं है। अर्थशास्त्र का गणित अलग ही मैथमेटिक्स है इसका, और सीधा प्रॉफिट पे टिका हुआ है। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो प्रॉफिट नहीं देती, बट वो इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं है। जैसे हम सरकार को टैक्स जमा कराते हैं, उसके बदले में तो हमको कुछ नहीं मिलता, कहीं सरकार को टैक्स तो जमा कराना ना होगा ना। तो सरकार हमको कोई प्रोडक्ट देती है क्या, नहीं, हमको देती है सर्विसेज। सरकार प्रोडक्ट नहीं देती, सरकार क्या देती है, सर्विसेज। तो सरकार को सर्विसेज देने के बदले में कुछ पैसा मिलता है क्या, नहीं मिलता। वैक्सीन लगा दी पूरे देश को, कोई पैसा मिला, नहीं मिला, बट वैक्सीन सर्विसेज। तो सरकार जब भी हमको कुछ देती है तो उसको कहते हैं सर्विसेज।
सेवाएं। और हम जब सरकार को देते हैं तो उसको बोलते हैं टैक्सेस, कर। बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं, जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है अगेन, क्योंकि वो तो हम वापस निकालेंगे, जबकि पैसे का लेन देन तो हुआ है। आपके पास 1200 रुपए थे, आपने जाके जमा करा दिए, तो एक्सचेंज, तो केवल एक्सचेंज ऑफ करेंसी या मनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती है, उसके साथ उद्देश्य जुड़ा होता है। तो चीजें समझिए, छोटी छोटी है। आइए एक रिसोर्सेज के आधार पर एक थीम समझने की कोशिश करते हैं जो आपको 11th की इकोनॉमिक्स में मिलेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिसोर्सेज जब भी कम हो और आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये है कि जो एग्जांपल है उसमें बेरीज और डियर का दिया हुआ है कि अगर आदिम काल में जो फूड गैदरिंग होता था और हंटिंग होता था, हंटर गैदरर जो सोसाइटी थी, तो हंटर गैदरर सोसाइटी में दिन का 8-10 घंटे का जो समय होता था वही एक तरह से शिकार करने के लिए होता था, क्योंकि आदमी उठता था और फिर वही अपना डेली का काम करता था। उसके बाद जब वो हंटिंग के लिए निकलता था, शिकार करने के लिए, या फिर कुछ गैदर करेगा, बेरीज वगैरह पेड़ों के नीचे से इकट्ठा करेगा और फिर उसको खाएगा। तो 2 तरह की खाने पीने की चीज़ें थी कि हिरण मार करके लाया, उसको खा लिया, और या फिर उसने बेरीज इकट्ठी कर ली, तो बेरीज इकट्ठी की और उसको खा लिया। बट उसके पास समय जो है, रिसोर्सेज, वहाँ रिसोर्सेज क्या है? टाइम। हंटिंग गैदरिंग में और कोई रिसोर्सेज नहीं लगते। ह्यूमन बॉडी, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन बॉडी वहाँ इन्वॉल्व होगी, और टूल्स वगैरह, कुछ स्टोन टूल्स अगर हैं या कुछ हिरण को फेंक करके ऐसे कुछ मारने की चीज़ें हैं, वो आपके टूल्स हो गए। या बेरीज इकट्ठा करने के लिए आप कोई टोकरी, बास्केट वगैरह अगर आपने बना लिया तो वो टूल्स हो गए। तो ये रिसोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हो जाएगा टाइम। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है टाइम की। वो जो 8 से 10 घंटे का जो समय है, अगर हम माने कि 10 घंटे का समय है और वो 1 घंटे में एक हिरण मार लेता है, मतलब वो 10 हिरण मार लेगा। अगर वो केवल हंटिंग करेगा सुबह से लेकर शाम तक, तो हो सकता है वो 10 हिरण मार ले। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, क्योंकि वो फ्रंट पे होता है, आखिर मोर्चे पे ही होता है और शिकार कर रहा है, तो इसलिए उसको बोला फ्रंटियर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या हुआ? 10 डियर्स, तो 10 हिरण जो है उसने 10 घंटे में मार ली। लेकिन अगर वो 1 घंटा हिरण यदि वो 8 ही करता है, मारता है, और इधर बेरीज इकट्ठी करना चाहता है, तो कितनी बेरीज इकट्ठी कर सकता है? तो 100 बेरीज इकट्ठी कर सकता है, 150, 120, कोई सी भी यूनिट रख लीजिए, वो हो जाएगा। तो उसने 8 डियर किए और 120 या 180 बेरी उसने इकट्ठी की, बेरीज इकट्ठी की। तो 2 काम हो सकते हैं। आप इधर जैसे कंप्रोमाइज करते जाएंगे, उधर बेरीज भी प्लस होती जाएंगी, और आप अगर पूरी कहेंगे कि नहीं, इन्होंने 460 बेरीज दिन भर में इकट्ठी कर ली या 380 बेरीज दिन भर में इकट्ठी कर ली, तो हिरण 0 हो जाएगा। आप हिरण मार ही नहीं पाए, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला, आप यही इकट्ठा करते रह गए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये है कि इसके अगेंस्ट आप इधर कितना वो करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो दोनों में से, क्योंकि समय तो आपके पास लिमिटेड है, इतने समय के लिए आप जंगल में गए, या तो आप बेरीज इकट्ठे कर लो या हिरण मार लो। बात समझ में आई ना? तो ये जो कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसमें 2 जो है वो कंसेप्ट निकल करके आते हैं। 2 प्रकार की चीजें निकल करके आती है। 2 तरह की कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स के लगभग शुरुआत में बताई जाती हैं। जब भी कभी इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत होती है या सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाते हैं, तो ये चूंकि शुरुआत है इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूं। तो मार्जिनल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को समझने के लिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी का नियम जानना होगा, सीमांत उपयोगिता का नियम। हिंदी में हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी।
मार्जिनल यूटिलिटी ये है कि जैसे आप घर से निकले और यहाँ क्लास में एक वाटर बॉटल लेके आए, तो आपके बैग में एक वाटर बॉटल है, आप 1.5 घंटे के लिए यहाँ पढ़ने के लिए आए और एक वाटर बॉटल लेके आए, तो उस वाटर बॉटल की उपयोगिता कितनी है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट उसको बोलते हैं कि एक एक्स्ट्रा वाटर बॉटल एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट करने के लिए, यानी कि एक एक्स्ट्रा वाटर बॉटल भी आप लेके आए, 2 लेके आए, जबकि एक से आपका काम हो जाएगा, 2 लेके आए। अब उसकी उपयोगिता कितनी है, यूटिलिटी कितनी है। तो हो सकता है उसमें से आप उसको हाथ ही ना लगा पाए, बात समझ में आई ना, हाथ ही ना लगा पाए आप उसको, और केवल एक बोतल से ही आपका काम हो जाए क्योंकि आप 1.5 घंटे के लिए आए थे, उसी से आपका काम हो जाए, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। वो जो एक्स्ट्रा यूनिट है उसको आप कितना उपयोग करोगे, इसको बोलते हैं उपयोगिता का सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। तो इसमें वो जो बोलते हैं कि एक नियम और आया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी। तो ये थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि रासमान, यानी गिरती जाएगी जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट, फिर आप कहोगे नहीं मैं 3 बॉटल लाऊंगा तो हो सकता है तीसरे का तो बिल्कुल भी काम नहीं पड़ना, 2 का तो हो सकता है थोड़ा बहुत हो, तीसरी बॉटल की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो जितनी आप एक्स्ट्रा करोगे वो घटती जाएगी, उसकी उपयोगिता क्या होगी, सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी, यूटिलिटी घटती जाएगी। लेकिन उस बॉटल को भरने में, बॉटल को खरीदने में या बैग में वजन उठाना, फिर उसको लेके आना, इसके लिए जो कॉस्ट बियर की जाती है, एक्स्ट्रा पैसा लगा, एक्स्ट्रा टाइम लगा, क्योंकि आप किसी नल से बॉटल भर रहे थे तो एक बॉटल में आपको 5 मिनट का टाइम लगा, दूसरी बॉटल में भी फिर 5 मिनट का टाइम लगा। तो वो जो दूसरी बॉटल में जो लगने वाला समय है उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। और वो जो 5 मिनट लगा, अगर इधर के उदाहरण से समझें तो एक हिरण जो आप 8 हिरण मार सकते थे, उसके बजाय आपने 10 हिरण मारने चाहे, तो जो बेरीज आप इकट्ठी कर सकते थे उनको आपने खो दिया। तो एक्स्ट्रा हिरण मारने के लिए जो समय लगाया गया वो मार्जिनल कॉस्ट। और इस दौरान जो आप बेरीज इकट्ठी नहीं कर पाए उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर की कीमत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक वैसे ही आपने जो एक्स्ट्रा बॉटल खरीदने में जो पैसा लगाया, उसमें पेन खरीद सकते थे या कॉपी खरीद सकते थे, और जो 5 मिनट लगाया उसमें कोई चीज़ रिवाइज कर सकते थे, या आपकी बस छूट गई क्योंकि आप समय पे बस पे नहीं, तो ये कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट लगाते हैं वो तो ठीक है एक्स्ट्रा यूनिट को जनरेट करने के लिए इकोनॉमी में, लेकिन उसके लिए जो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सरकार के पास जब रिसोर्सेज कम होते हैं, हम जब एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो ये सिद्धांत लागू होता है कि इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है। क्या हमने स्मार्टफोन बच्चों को दे दिया है पढ़ने वाले बच्चों को, तो क्या टैबलेट भी देना ज़रूरी है? क्या टैबलेट में मार्जिनल कॉस्ट जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत, क्योंकि टैबलेट का भी ठीक वही काम होगा, पढ़ाई में उपयोग आना है। फिर बाद में क्या उसको लैपटॉप वितरण वाला भी कर सकते हैं, तो फिर स्मार्टफोन भी हो गया, टैबलेट भी हो गया और फिर लैपटॉप भी हो गया, तो ये तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे उसके हॉस्टल का पैसा दिया जा सकता था शहर में पढ़ने का। जो आपने लैपटॉप दिया उसके बजाय उसको साल भर शहर में पढ़ाया जा सकता था, क्योंकि हॉस्टल का, रहने का और खाने का, उसका पूरा खर्चा जो है वो सरकार भुगत सकती थी लैपटॉप के खर्च में। ये कहलाएगा, चूंकि वो फिर सरकार नहीं भुगत रही है इसलिए वो हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ में आ रही है?
तो सरकार के नियम बनाने में इकोनॉमिक्स के सिद्धांत इस तरह से काम आते हैं। तो इसलिए ये आपके काम की चीज़ है, पीडीएस में काम की चीज़ है। कौन सी चीज़ पहले दे, प्रायोरिटी, प्राथमिकता तय करने में काम आते हैं, ठीक है। लेकिन ये केवल प्योर इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं समझना है, अप्लाइड तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से समझना है। अब जाकर के देखिएगा ये सब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। आज जाकर के सब सर्च करिए, विकिपीडिया पे देखिए, छोटी छोटी किताबों में देखिए, खास करके एनसीईआरटी में जाके देखिए, तो ये फिर आपको मिलेगा। तो ये शायद 2017 में है क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 18 में है शायद ये। तो आपको यूपीएससी के पेपर में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यूटिलिटी वाला मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो वो यहाँ से आते हैं। फिर आप कहोगे ये सब क्यों बता रहे हैं, ये तो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत हैं और ये क्यों बता रहे हैं। तो ये स्कीम बनाओगे ना, प्लान करोगे, प्रोग्राम बनाओगे, लोगों के लिए बनाओगे, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखोगे ना, जैसे मैंने अभी बताया। आप इस आधार पे तय करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आगे बढ़ाता हूं, इस बार का होमवर्क भी दे रहा हूं मैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। ये आपका होमवर्क है। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। तो इनके कर्व बनते हैं, तो कर्व जा करके देख ले, बहुत ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। मूल्य के साथ उसका निर्धारण होता है, मूल्य के साथ होता है। जब भी कभी किसी का मूल्य गिरता है वस्तु का, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो वस्तु का मूल्य गिरने के साथ उसकी मांग बढ़ती है। ये सिद्धांत है, नियम है, मांग का नियम कहलाता है। और आपूर्ति में है कि अगर कीमत बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है वस्तु की, तो फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आपूर्ति, सप्लाई। इसलिए आप देखोगे ना, सप्लाई साइड और डिमांड साइड, हम दो तरह से जब आर्टिकल पढ़ते हैं और जब हम ये इकोनॉमिक्स का जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स के सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में यही चीज़ हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, सीधी सीधी। इसलिए हम इकोनॉमिक्स वाले सबसे ज़्यादा लेके आते हैं करंट अफेयर्स में बातें। तो वहाँ सप्लाई साइड बोलते हैं, सप्लाई साइड। तो हम बोलते हैं कि ये डिमांड साइड गवर्नमेंट है, ये सप्लाई साइड गवर्नमेंट है। तो बीजेपी को सप्लाई साइड गवर्नमेंट माना जाता है, उद्योगपतियों की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, सप्लाई साइड। कांग्रेस को और जो सोशलिस्ट पार्टियां होती है, जो खर्चा करती है, लोगों को कैश ट्रांसफ़र करने की बात करती है। जैसे वो राहुल गांधी न्याय स्कीम की बात कर रहे थे कि 72,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दो। इसी के ऊपर तो अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज़ मिला है ना इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ इसी बात का मिला है कि डिमांड साइड को सपोर्ट करो। तो दो तरह की सरकारें होती है, दो तरह की सरकारें होती है। एक कहती है कि डिमांड साइड को सपोर्ट करो, मांग साइड को सपोर्ट करो, उसके जेब में पैसा डालो, उसको छूट दो, तो मार्केट में खरीदने के लिए निकलेंगे, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा, मांग का नियम का लागू हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड लागू हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा है। और वो जब मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे तो उद्योगपतियों को फायदा होगा, क्योंकि उद्योगपति जो हैं वो निर्माण करते हैं। तो जब डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, तो सप्लाई साइड बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ेगी, यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोग नौकरी पे लगेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पे लगेंगे, क्योंकि जो हम फैक्टर बताते हैं इसमें बिजनेस में, तो उसमें बोलते हैं ना कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये फैक्टर है मार्केट के। कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट, तो लेबर लगेगी, लैंड लगेगी, ज़मीन, और कैपिटल, पैसा लगेगा। जो अडानी इतना राइज करे हैं, तो ये तीन चीज़ें हैं।
बड़ी, लैंड, लेबर और कैपिटल। और चौथा आजकल मानते हैं टेक्नोलॉजी या डेटा। अब आज के ज़माने में डेटा है, जितना डेटा अवेलेबल है, तो ये 4 बड़े फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और डेटा या फिर टेक्नोलॉजी। ये 4 चीज़ें मिलकर के सप्लाई साइड को मजबूत करती है। तो इसलिए आपने देखा होगा मोदी जी जैसे ही आए थे तो 2014 में उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट लेके आए थे, जबकि 13 में कांग्रेस सरकार ने बनाया था। 1893 का एक्ट 2013 में पहली बार, 1893 का 126 साल बाद एक कानून बना। 126 साल पुराने कानून को 2013 में बदला और मोदी जी ने 2014 में ही लैंड एक्विजिशन एक्ट नया वाला लेके आ गए। ठीक 1 साल बाद उसको फिर से संशोधन लेके आए, नया एक्ट। क्यों? उद्योगपतियों के लिए सप्लाई साइड गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि लैंड एक्विजिशन फास्ट हो, बहुत फास्ट लैंड एक्विजिशन हो और उनको जल्दी से जल्दी जमीन मिले, उसमें बिल्कुल दिक्कत ना आए। और उसकी शर्तें भी बदल दी। 2013 में जो कानून बना था उसमें शर्तें थी कि आप इसका उपयोग अगर नहीं कर पाए 5 साल में, जमीन आपने ली और अगर उसका उपयोग नहीं कर पाए और आप उद्योग शुरू नहीं कर पाए तो आप किसान को वापस लौटाओगे। 2014 में उन्होंने शर्त रखी कि नहीं, हम नहीं लौटाएंगे, चाहे उस पर शुरू हो चाहे ना हो। वो एक बार ले लिया मतलब ले लिया, वो उस प्राइवेट आदमी की हो जाएगी जमीन। ऐसी 8-10 शर्तें थी जिनको पूरा बदल दिया गया था उद्योगपतियों के फेवर में। फिर भारी विरोध हुआ तमाम पार्टियों का और उनको वापस लेना पड़ा। जैसे किसान कानून वापस लेने पड़े, वैसे लैंड एक्विजिशन भी वापस लेना पड़ा। लेकिन आते ही 1 महीना ही हुआ था कि वो ले आए थे। ये जो तीनों किसान कानून थे ये भी इन्हीं अडानी, अंबानी और दमानी 3 लोगों के लिए थे। दमानी तेल का व्यापारी है, एक वो इसका है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका है। इन तीनों के लिए पूरे कृषि कानून थे, वो वापस क्षमा मांग करके वापस लेने पड़े, क्योंकि वो आए ही इसीलिए थे। सप्लाई साइड गवर्नमेंट, बात समझ में आई ना? सप्लाई साइड गवर्नमेंट यानी उद्योगपतियों को फेवर करने के लिए, उनको कमाई देने के लिए। अब तो क्लियर हो गया होगा पूर्ति का नियम, सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हम बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं ना सप्लाई साइड, यानी कौन सी दिक्कतें हैं सप्लाई साइड में। कैपिटल बहुत बड़ी दिक्कत है, कैपिटल बहुत बड़ी दिक्कत है। लैंड किसान छोड़ते नहीं है, सरकार बीच में पड़ के दिलवाती नहीं है, क्योंकि एक्ट बना हुआ है किसानों के फेवर में। फार्म लॉज जो नए वाले हैं वो इन सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट को दूर कर रहे थे, डिमांड साइड को दूर नहीं कर रहे थे। बट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है कि वो एक्सट्रीम डिमांड साइड होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती है डिमांड साइड। चाहे उद्योगपति मर जाए, आप तो केवल इसका भला कर दो गरीब आदमी का, बस बात खत्म। कांग्रेस वाला जो अप्रोच है वो बैलेंस था, बट उसको बोलते हैं डिमांड साइड गवर्नमेंट। मनरेगा, उसके पास पैसा आना ही चाहिए, मजदूरी उसको मिलके ही रहेगी, राइट टू फूड, एजुकेशन उसको मिलके रहेगी, राइट टू एजुकेशन, सूचना उसको मिलके रहेगी, राइट टू इंफॉर्मेशन, फॉरेस्ट राइट एक्ट, आदिवासियों को उनके अधिकार जंगल में मिलके रहेंगे। बट सप्लाई साइड वाला क्या कहेगा, नहीं वहाँ रोड निकल के रहेगा जंगल में, चाहे आदिवासी की जमीन जाए, वहाँ माइनिंग होके रहेगी, वहाँ खनन होगा, वहाँ उद्योग लगेगा, चाहे आदिवासियों को दूसरी जगह जाना पड़े, वहाँ डैम बन करके रहेगा। डैम तो कांग्रेस ने भी बनाए, उद्योग भी लगाया, तो इसीलिए तो उसको कभी भी एकदम से कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहते या लेफ्टिस्ट नहीं कहते, राइटिस्ट कहते हैं। तो कांग्रेस गवर्नमेंट भी राइटिस्ट गवर्नमेंट है, दक्षिणपंथी गवर्नमेंट है, वो कोई लेफ्टिस्ट नहीं है। पर बीजेपी अल्ट्रा राइटिस्ट है, कुछ बात समझ में आई ना? अल्ट्रा राइटिस्ट यानी बहुत ज्यादा झुकाव है सप्लाई साइड की तरफ। तो मुझे लगता है डिमांड साइड और सप्लाई साइड, तो इसलिए PLIS आया और 1.5 लाख करोड़ रुपया जो उद्योगपतियों का माफ कर दिया पेंडेमिक के जस्ट पहले, अक्टूबर 2019 में 1.5 लाख करोड़ रुपया
कर्जे का माफ कर दिया उद्योगपतियों का। इसलिए किसानों का कर्जा माफ करना सप्लाई साइड और उद्योगपतियों का 1.5 लाख करोड़ माफ करना, सॉरी वो डिमांड साइड, और ये उद्योगपतियों वाला हो जाएगा सप्लाई साइड। तो पेंडेमिक जब लगा तो इन्होंने जो है अक्टूबर 2019 में 1.5 लाख करोड़ माफ किया और तर्क ये था कि इनके पास ये 1.5 लाख करोड़ आएगा तो ये एक्स्ट्रा, एक फैक्ट्री चल रही तो उसके बजाय 2 फैक्ट्री लगाएंगे। एक फैक्ट्री को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 2 फैक्ट्री में। तो एक फैक्ट्री में 2,500 काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री में 2,500 और लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए इनका ये 1.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया जा रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। इसलिए डिमांड साइड को न दे करके सप्लाई साइड को इतना दो कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, लोगों को रोजगार दें। इसलिए सप्लाई साइड को मजबूर करना, इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी यानी कि किसी के हाथ में इतना पानी या इतना खाना डाल दो दोनों हाथ में कि उसमें से फिर वो टपकने लग जाए। टपकन का सिद्धांत, ट्रिकल डाउन मतलब टपकन का सिद्धांत। हाथ से जब वो टपकेगा तो नीचे जो खड़े हैं उनको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो डिमांड जो कर रहे हैं उनके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि उद्योगपति सारा कुछ खा तो नहीं जाएगा, इतना वो खा भी नहीं पाएगा, तो निश्चित रूप से फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसलिए हमेशा उद्योगपति के हाथ में इतना ज़्यादा डालो कि वो वहां से टपकने लग जाए, तो फिर निचले तबके के लोगों को अपने आप मिलेगा, कमजोर वर्गों को अपने आप मिलेगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्लियर? तो ट्रिकल डाउन थ्योरी भी फेल हो गई है, क्योंकि उद्योगपतियों ने फिर विदेशों में ज़मीनें बनाना और प्रॉफिट को वहाँ ले जाना शुरू कर दिया और वहाँ उन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया। दरअसल उद्योगपतियों को इतना कुछ दिया गया है कि अगर वो विदेश में नहीं जाते तो फिर भारत के लोगों का वाकई में विकास हो सकता था। लेकिन उन्होंने दूसरे देशों में समुद्र के किनारे महल बनाने शुरू कर दिए, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी बड़े बड़े मकान, जो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है, उनसे भी बड़े बड़े। तो फिर आपके रिसोर्सेज तो बाहर चले जा रहे हैं, तो देश का विकास कैसे होगा? तो ट्रिकल डाउन तो फेल हो गया। ठीक है, देखिए सरकार के पास टैक्स आता है तो वो एक्स्ट्रा ही होता है, या तो लोगों से टैक्स कम ले लिया जाए, ठीक है। तो फिर ये इकोनॉमिक्स पढ़ी क्यों जाती है? इकोनॉमिक्स पढ़ी इसलिए जाती है कि देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करना। और देश की इकोनॉमी सुदृढ़ कैसे होगी? इकोनॉमी सुदृढ़ होगी तभी हम विश्वगुरु बनेंगे, सुपर पावर बनेंगे। सुपर पावर इकोनॉमी होना बहुत जरूरी है सुपर पावर बनने के लिए। आपने मुकेश अंबानी को बहुत ज्यादा बात करते हुए कभी नहीं देखा होगा, लेकिन वो सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पैसे वाले। अगर भारत बहुत पैसे वाला हो गया, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम इंडिया की बहुत ज्यादा हो गई, तो निश्चित रूप से हम भी विश्वगुरु हो जाएंगे। केवल बातें करने से, भाषण देने से विश्वगुरु नहीं बनते। विश्वगुरु होने के लिए 3 बड़ी चीजें होनी चाहिए। सुपर पावर होने के लिए, सुपर पावर इंडिया, अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं तो सुपर पावर इकोनॉमी चाहिए। सुपर पावर इकोनॉमी। सेकंड, सुपर पावर मिलिट्री, सेना, वायुसेना, थल सेना, नेवी हमारी सुपर पावर होनी चाहिए। दुनिया में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, पावरफुल, नंबर में भी और क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में और क्वालिटी दोनों में नंबर 1। एंड सुपर पावर पॉलिटिक्स विदाउट कंप्रोमाइज। अभी जो है मीडिया को दबाए बिना, सुप्रीम कोर्ट को दबाए बिना, इलेक्शन कमीशन को दबाए बिना, गवर्नमेंट एजेंसीज का मिसयूज किए बिना, बिना किसी छल प्रपंच के, रूल ऑफ लॉ के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ में, मानवाधिकारों को बहाल करते हुए, प्रत्येक नागरिक के साथ जस्टिस करते हुए, सुपर पावर पॉलिटिक्स, न्यायकारी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था,
ये 3 चीज़ें होती है तो उससे सुपर पावर कंट्री बनता है, सुपर पावर कंट्री। और ये 3 चीज़ें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट R&D और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, वर्ल्ड क्लास टीचिंग, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज। फर्स्ट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली चीज। फिर फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। अभी 19% महिलाएं काम करती है भारत में, 81% महिलाएं प्रोडक्शन में या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं हैं। तो जो भी देश बहुत ज़्यादा कमाई में आगे हैं वहाँ महिलाओं के लिए काम करने की व्यवस्था है, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनसंख्या यदि काम नहीं करेंगी, खास करके प्रोडक्शन में काम नहीं करेंगे, तब तक आप सुपर पावर नहीं बन सकते। बात समझ में आई? फिर आएगा वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि दुनिया उसको खरीदे, किसी भी कीमत पे खरीदे। अब आईफोन बनता है तो एप्पल वाला फोन जो है खरीदने के लिए हमारे यहाँ लाइन लग जाएगी, अगर लिमिटेड होंगे तो। हमारा भारत का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके लिए दुनिया के किसी देश में लाइन लगती हो, जिसको दुनिया किसी भी कीमत पे खरीदना चाहे? ऐसे प्रोडक्ट हमारे होने चाहिए। और अगर ऐसे प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो आपको मुंह मांगी कीमत नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट से आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यानी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाला देश होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट की डिमांड पूरी दुनिया में होना चाहिए और आप मुंह मांगी कीमत में उसको बेचेंगे, तब जाकर के आप सुपर पावर बनेंगे। तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? उसी के थ्रू R&D और इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। सोशल मीडिया पे पोस्ट चलाना, बकवास करना, भाषण देना, इससे कुछ नहीं होना जाना है, कुछ भी नहीं होना जाना। 50 साल बाद भी आप वहीं रहोगे, ठोक पीच के चला जाएगा कोई भी, कुछ भी नहीं होता उससे। ठीक है ना? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, युवाओं का डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठाना आना चाहिए। जब तक आपके पास 15-16 साल से लेके 55 साल तक के या 45 साल तक के युवा हैं, उनके पास काम होना चाहिए, क्योंकि वो तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। और अगर उनकी पूरी जवानी में अगर उनको काम नहीं दिया गया और वो बिना अमीर हुए बूढ़े हो गए, तो फिर आप बुढ़ापे में अमीर नहीं बना पाओगे उनको। तो जब तक वो जवान है तभी तक। किसी आदमी ने यदि 50 साल की उम्र तक मकान नहीं बनाया, 50 साल तक सेविंग नहीं की, तो 50 साल के बाद संभावना बहुत कम हो जाती है मकान बनाने की और सेविंग करने की, क्योंकि फिर बीमारियां शुरू हो जाती है। चीज़ें समझ में आ रही ना? और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ रहेगा तो दुनिया भर के लोग आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इसलिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। उसमें ज़रूर हम कामयाब हो रहे हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। मेट्रो, रेलवे और तमाम रोड नेटवर्क और फ्लाईओवर, और ये डेफिनेटली हम एकमात्र में सुपर पावर की तरफ जा रहे हैं स्पीड से। नितिन गडकरी जी की वजह से हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्रेडिट गया था, इस बार नितिन गडकरी जी को गया। एकमात्र अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है वर्तमान में, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है और बहुत ईमानदारी के साथ है। राइट इन्वेस्टमेंट और स्पीड से, दोनों है। अप्रोच भी राइट है, टाइम भी राइट है और स्पीड भी राइट है काफ़ी हद तक। मतलब उसमें 90% मार्क्स दिए जा सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलजुल करके कलेक्टिवली काम करेगी।
तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का उद्देश्य बहुत सारा है, भारत को सुपर पावर बनाना इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में। तो अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी तो बाकी चीज़ें अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। तो इसलिए लिटरेसी तो बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, आर्थिक साक्षरता। तो अब आप सरकार के मार्गदर्शक बनेंगे, क्योंकि सरकार को सलाह कौन देते हैं? ब्यूरोक्रेट्स देते हैं, आईएएस देते हैं, वही नीतियां बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, अच्छा एक्ट बनाने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऐसी बोगस कंपनियां नहीं होनी चाहिए, शेल कंपनियां नहीं होनी चाहिए जिनका आधार बहुत कमज़ोर हो। आधार कमज़ोर हो ऐसी कंपनियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो तुरंत बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे हल्के से धक्के से। कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग कंपनी है ना हिंडनबर्ग, तो हिंडनबर्ग की कोई औकात ही नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। और उसने अगर कोई सुरसुरी छोड़ी और अगर उससे कोई कोलैप्स हो गया तो मतलब आधार बहुत कमज़ोर था ना। हमारे एक सर थे, तो वो बोला करते थे कि हम बोलते थे कि हमारा थोड़ा वो इज़्ज़त ख़राब हो जाएगा, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इससे थोड़े वो हो जाते। वो बोलते थे इतनी हल्की इज़्ज़त क्यों रखते हो, इतनी घटिया क्वालिटी की इज़्ज़त क्यों रखते हो कि आसानी से ख़राब हो जाती है। अच्छे क्वालिटी की इज़्ज़त रखा करो ना, जो ख़राब ना हो। तो फिलिप्स और बजाज क्यों यूज़ नहीं करते? चाइनीज़ बल्ब क्यों यूज़ करते हो? जल्दी शॉर्ट हो जाते, जल्दी ख़त्म हो जाते, बहुत जल्दी आपका बल्ब फ्यूज़ कर जाता है। ऐसा इतना जल्दी फ्यूज़ क्यों उड़ा देते? अच्छे क्वालिटी की रखा करो, हाई क्वालिटी की रखा करो। किसी के कहने सुनने से आपकी इज़्ज़त ख़राब नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कंपनी, कोई अगर इकोनॉमिक कंपनी और इतनी बड़ी कंपनी और एक छोटी सी कोई शॉर्ट सेलिंग कंपनी जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, अगर वो आकर के कोई कमेंट करती है और दुनिया भर के लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं और आप पे नहीं करते, इसका मतलब आपका आधार कमज़ोर है। आपका आधार तो बहुत, आप दुनिया में दूसरे नंबर के अरबपति हो भाई, तो आपका आधार तो मजबूत होना चाहिए। आखिर लोगों को प्रॉफिट मिल रहा हो, आपसे फ़ायदा हो रहा हो, जीवन मरण का प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है लोगों ने, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा आपको जमा करा रखा है, तो आखिर आप पे विश्वास होगा ना। तो विश्वास मजबूत वाला होना चाहिए, मजबूत होना। अगर भारत में ऐसे पति पत्नी के रिश्ते हों, ऐसे रिश्ते हों, तो ऐसे में तो फिर तो न जाने कितनी शादियां टूट जाएगी। हल्का सा कोई किसी के बारे में कुछ कहेगा और अविश्वास पैदा हो जाएगा, तो परिवार बने रहेंगे क्या? लेकिन मजबूत होते हैं ना, आसानी से कहाँ टूटते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हो थोड़ी जाता है। कई लोग भड़का देते हैं, कई लोग ऐसे उकसा देते हैं, लेकिन इतनी आसानी से कहाँ टूटते हैं। और इतनी आसानी से टूट रहे हैं तो फिर उसके साथ रह के भी क्या कर लोगे। और ऐसे इन्वेस्टर हैं कि हल्का सा कोई रिपोर्ट देगा और उससे अपना पैसा निकाल के कोई भाग जाएगा, तो उसके आधार पे तुम सपने किसको दिखा रहे हो भाई? वो भी कंट्री को, और विश्वगुरु बना रहे हो ऐसे, तो विश्वगुरु तो ढेर हो गए, विश्वगुरु के फाइनेंसर तो ढेर हो गए। मजबूत होना चाहिए ना। हल्की क्वालिटी के लोग थोड़ी सुपर पावर बनाएंगे अंधेरे में रख करके। अगर ये नहीं बताता तो ऐसा हो जाता, आप किसी के घर से पैसा चुरा के भागे और पुलिस ने पकड़ लिया, अगर इसने नहीं बनाया होता तो मैं करोड़पति होता क्योंकि ये यहाँ रखा हुआ था। अरे तो तुम्हारा मतलब सारी अमीरी तो उस पर टिकी हुई थी कि वो पुलिस को ना बताए, तब तक अमीरी है, बाकी नहीं तो जेल में। तो ये कौन सी अमीरी है? तो घटिया अमीरी है, ये तो अच्छी क्वालिटी की अमीरी नहीं है। और फिर इसके आधार पर दुनिया में डंका बजाएंगे कि वो तो रंगा सियार है ना, बारिश होने पर वो रंग जाएगा तो फिर कलर उतर करके वो तो ओरिजिनल आदमी हो गया। तो ऐसे में तो सब घेर के मार डालेंगे, क्योंकि उनकी सभा में पहुंच गए थे अमीरों की। तो बारिश होने पे कलर धुल जाए और आपकी असली औकात बाहर आ जाए, तो ये तो बहुत ही घटिया है। अच्छी क्वालिटी विकसित कीजिए, वाकई में मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, और असली में कंपनी बनाई है जो किसी हिंडनबर्ग से कुछ ना हो, उसका 1000 रिपोर्ट छाप दे तो भी कुछ ना हो, क्योंकि ओरिजिनल है। सांच को आँच क्या, उसमें दिक्कत क्या है? हल्की क्वालिटी क्यों रखते हो? ठीक है,
तो मुझे लगता है कि उद्देश्य भी समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी क्यों पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको दूसरा पाव बताया था, बाद में थोड़ा सा दूसरा बताया, क्योंकि हम लोगों के लिए इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वालों के लिए इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है वो भी बताया, और शुरू में मैंने आपको थोड़ा सा उसको अलग करके बताया था। ठीक है, तो चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की